हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो को कराने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रस छंद अलंकार। ये क्लास 9th 10th 11th 12th चारों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है, रस से, एक अलंकार से, एक छंद से। ठीक है, कन्फर्म है, 100% ये एग्जाम में आएगा ही। तो सारे इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारे रस जो पूछे आते हैं, सारे अलंकार और पूरा छंद। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हास्य रस। ठीक है, ये हास्य रस देखो 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। 9th क्लास में हास्य रस नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। किसी की आकृति वेशभूषा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने ली है और बहुत ही एग्जाम्पल भी बहुत ही इजी लिए हैं। आप एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो किसी की आकृति वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, और इसका स्थायी भाव क्या है? हास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। जितने भी रस हैं उनका स्थायी भाव बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस। ठीक, अब इसके देखो एग्जाम्पल। जिसको पढ़ के हंसी आ जाए तो हास्य रस हो गया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। या एक और देख लेते हैं जो आपको अच्छा लगे, याद कर लीजिएगा। एक ही एग्जाम्पल आपको लिखना है पेपर में। हाथी जैसी दे, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। यहाँ पे गाल आएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, 10th क्लास में एमसीक्यू बेस्ड में ये आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देगा, आपसे पूछेगा कौन सा रस है या स्थायी भाव पूछ लेगा। बाकी 11th 9th में तो ये है ही नहीं, 11th और 12th में उनको डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखना होगा। ठीक है, ये भी 10th 11th 12th तीनों में है। करोड़ रस, किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के बिछड़ने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करोड़ रस कहते हैं। कोई भी प्रिय वस्तु हमसे बिछड़ जाए तो जो दुख हमें फील होता है हमारे हृदय में उसी को करोड़ रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। ये बहुत आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? शोक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसको पढ़ के दुख हो, तो जिस एग्जाम्पल में दुख की बात की जा रही हो, बिछड़ने की बात हो रही हो, तो जान लो करोड़ रस है। अब यहाँ पे देखो, सीता जी जब खो गई थी ना वन में, तब राम जी जब ढूंढ रहे तो पक्षी से क्या बोलते हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो पक्षी से पूछते हैं, हिरन से पूछते हैं कि तुमने हिरन जैसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है क्या? तो इसमें वही है, बिछड़ने की बात है, तो यहाँ पे दुख हो रहा है। तो यहाँ पे करोड़ रस है क्योंकि सीता जी खो गई थी, तो यहाँ पे बिछड़ने का योग है, तो राम ढूंढते हुए इस तरीके से पूछते हैं। तो 10th क्लास में दो ही रस हैं, कौन कौन से? एक हास्य, एक करोड़। ठीक है, बाकी देखो ये 9th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। किसी भी कठिन कार्य अथवा किसी युद्ध को करने में हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीरस कहते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो, ठीक है, या युद्ध को करने में जो हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है तो उसे वीरस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या? उत्साह ही है, उत्साह। ठीक है, स्थायी भाव आपको ध्यान रखना है। करोड़ का शोक, हास्य का हास, और वीरस का उत्साह। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। पोए में बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। इसलिए आप कर लेंगे। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, नायक एवं नायिका के मन में स्थित स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका क्या होता है? रति होता है, से उत्पन्न आनंद अनुभूति को श्रृंगार रस कहते हैं। स्थायी भाव आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। स्थायी भाव बहुत पूछे आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। 9th 11th 12th तीनों क्लासेस में ये एग्जाम्पल देखो। श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे बोला गया है, कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। सिंपल है, एक दो बार करेंगे इसलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं शांत रस। इस रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट है निर्वेद। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ना तो दुख होता है ना सुख हो। जहाँ ना दुख हो ना सुख हो, ना द्वेष हो। ठीक है, जहाँ पे नफरत की भावना ना हो, ना कोई राग हो, ना कोई इच्छा हो, ऐसे रस को शांत रस कहते हैं। शांत, बिल्कुल न्यूट्रल। ठीक है, कुछ भी ना हो यहाँ पे। साधु का मन आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इजीली आपको याद हो जाएगा, आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा ये भी। तो रस ये कंप्लीट हो गया। हास, करोड़, वीर, शांत, श्रृंगार, ये 5 रस हैं। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यही बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, तो कर लीजिएगा सारे।
अब छंद में देख लेते हैं चौपाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा आता है। 9th 11th 12th तीनों क्लास में खूब आता है। 10th क्लास में केवल सोठा और रोला पढ़ना है आपको छंद में। क्या क्या? सोठा और रोला। ठीक है, इस साल के लिए मैं आपको बता रही हूँ जो सिलेबस में है। तो चौपाई आप क्या लिखेंगे? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब होता है समान मात्रा जिसमें होती है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्रा होती है, सभी में 16-16 मात्रा होती है, तो ये कैसा छंद हो गया? सममात्रिक हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना अंत में गुरु होता है। अंत में क्या होगा? गुरु होगा। गुरु मतलब क्या होता है? लघु क्या, वो देख लो। गुरु मतलब इसमें 2 मात्रा आती है, इस तरह से 2 बनाया जाता है। और लघु होता है मतलब 1 मात्रा होती है इसमें। ठीक, ध्यान रखना। लघु क्या होता है? 1 मात्रा वाला, और गुरु होता है 2 मात्रा वाला, बड़ा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से अनुरागा हो जाएगा। अब मात्रा कैसे लगाते हैं इसमें आपको बता दे रही हूँ, बाकी आप इजीली कर लेंगे। एक में आपको समझा दे रही हूँ अच्छे से कैसे लगाएंगे। देखो किस तरीके से प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होंगी। ये 4 चरण है। ठीक है, अब देखो जो छोटा होगा ना उसको इस तरीके से लिखेंगे 1 मात्रा, जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे 2 मात्रा। आपको पेपर में मात्रा लगा के नहीं दिखाना है, मैं आपको बस समझा रही हूँ, आगे आपके काम आएगा। ठीक है, वंदौ गुरुपद पदम परागा। तो वंदौ देखो बा है और एक अंग है, तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो गए, 2 मात्रा, 2 के लिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है गुरु और ये होता है लघु। अब ये दा पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया बंदो। ठीक है, और गुर यहाँ पे छोटा है तो 1-1 हो गया। पद पा पे भी कुछ नहीं, दा पे भी कुछ नहीं, तो 1-1 मात्रा हो गई। पा पे ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा, छोटे छोटा मात्रा जो होगा उस पर 1 लाएंगे, तो 1-1-1। पा पे कुछ नहीं तो 1। रा पे देखो आ की मात्रा आ गई तो 2 बनाएंगे इसको, 2। गा 2 है यहाँ पे, आ का मात्रा भी है, तो यहाँ पे 2 बन गए। अब काउंट कर लो इसको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से हो गई, है ना। तो 4 चरण है, चारों में आपको 16-16 मात्रा मिलेंगे, तो इसलिए इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको मात्रा वाला क्लियर हो गया होगा टॉपिक। इसमें एक बार और देख दो, देखो इसमें और आपको बता दे, देखो सूरज, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका ही हो गया। देखो छोटा है ना तो 1, ये भी छोटा तो 1, चा पे भी छोटा तो 1, छोटा बा देखो आ का आ गया तो ये 2 बन गया। ठीक है, यहाँ पे सा पे कुछ नहीं तो 1। सरस कुछ भी यहाँ पे मात्रा नहीं है तो 1-1-1। आ छोटा है तो छोटा, नू छोटों की मात्रा तो 1। रा पे भी आ रहा है तो 2, गा पे भी आ रहा है 2 तो 2, काउंट करेंगे तो 16 हो जाएंगे। ऐसे आपको कर लेना है, 16-16 मात्रा होती है। ठीक है, पेपर में जैसे कि एग्जाम्पल देगा तब आपसे पूछेगा इसमें कौन सा छंद है, तब आपको मात्रा ला के देखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एमसीक्यू में अगर पूछेगा तो आपको ऐसी मात्रा काउंट करके देख लेना है। ये होता है लघु और ये होता है गुरु, 2 2 और 1 यही चलता है। ठीक, तो अंत में देखो मैंने आपको क्या बताया था, गुरु, तो अंत में देखो गुरु मिल रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और देखो लास्ट में देखो आ गया 2-2, है ना। तो हो गया क्लियर। अब देख लेते फटाफट से आगे का। तो आई होप आपको मात्रा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे अनुराग है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और दोहा देखो अर्धसम मात्रिक छंद है, पेपर में खूब पूछा जाता है, ये कैसा छंद है? अर्धसम है। अर्धसम क्यों है? क्योंकि आधे में तो सम होंगी, ठीक है, आधे में भी सम होती है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे, मतलब पहले और तीसरे में कितनी होंगी? 13-13। ये ट्रिक ध्यान रखना, पहला चरण और तीसरा क्या बन गया? 13 बन गया, तो पहले तीसरे में क्या होंगी? 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी? 11-11। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? अर्धसम। आधे में देखो 11-11, आधे में 13-13, तो ये अर्धसम हो गया। ठीक, इसका देखो वही सिंपल सा है एग्जाम्पल, श्री चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार बन रघुवर विमल जस जो जाए फल 4। सिंपल, आप इजली कर लेंगे। सोठा क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है, ये भी अर्धसम है। इसमें देखो पहले और तीसरे में उल्टा बोला तो कितनी होंगी? 11-11, और दूसरे और चौथे, मतलब दूसरे और चौथे चरण में होती है 13-13 मात्राएं। ठीक है, दोहे का उल्टा होता है, ये 10th क्लास में भी है, ध्यान रखना। और इसका एग्जाम्पल ये रहा, जो सुमृत सिद्ध होए गणनायक करवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन। सिंपल है ये भी। अब है कुंडलिया, ये विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। ये दोनों छंद एक दूसरे से कुंडली के रूप में
जुड़े रहते हैं। कौन? दोहा और रोला, इसलिए इसे कुंडलीय छंद कहते हैं। ठीक। और जो 12th क्लास के बच्चे हैं, आर्ट साइड और साइंस साइड दोनों को ये पढ़ना है, पर आप रोला, ठीक है, सोठा और चौपाई, ये तीनों बहुत ईजी हैं, ये तीनों अच्छे से कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एक बार आप इसको एक नज़र आपको देख लेना, क्योंकि इसके साथ और भी छंद हैं, वो मैंने इसमें नहीं लिए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आप इतना कर लीजिए, 100% आपको मिल जाएगा। तो इसमें 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको कविता की तरह 1 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको पढ़ लेना है। रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान। 1 2 बार आप ऐसे पढ़ेंगे, आपको पोएम की तरह याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग सॉन्ग याद कर लेते थे लॉन्ग लॉन्ग, तो ये भी याद हो जाएगा। ये सेकंड एग्जाम्पल ये वाला है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। तो ये 6 चरण है इसके, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप PDF डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे उनमें से एक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हर गीत का। ये आर्ट साइड वाले जो बच्चे हैं 12th क्लास के वो करेंगे, साइंस साइड में ये नहीं है। ठीक, ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 28। कितनी होती है? 28, ध्यान रखना। ठीक, और अभी आपको रोला मिलेगा, उसमें होते हैं 24 मात्रा, आपको ध्यान रखना है। तो 16 और 12 टोटल हो गया 28। इन पर यति होती है, यति का मतलब होता है विराम, विराम होता है या फिर रुकावट आप बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा लिया है मैंने, इजीली आप कर लेंगे। तो कैसे आप याद करेंगे? इजीली कर लेंगे इसको, एक दो बार आप गा के देखिए, याद हो जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। इस तरीके से आप करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। जो आर्ट साइड के बच्चे उनको अच्छे से याद कर लेना, कुंडली और हर गीत का, इसमें से एक डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक, देख लेते हैं रोला, ये 10th क्लास में भी है। ठीक है, 10th वालों को सोठा रोला ही पढ़ना है, और MCQ में मिलेगा, पूछ सकता है कितनी मात्रा होती है, कौन सा छंद है, कैसा है। तो सब मात्रिक है, समान मात्रा होती है, कितनी? 24। ठीक है, इसका मतलब है विषम जो चरण होते हैं उसमें 11 11 और सम चरणों में 13 13। ठीक, ये आप स्किप भी कर सकते हो, वैसे सिंपल है। 11 और 13 मात्राओं पर यति, वही मतलब रुकावट या विराम होता है, ये लिख सकते हैं ना, तो इतना आप कर लीजिएगा, सफिशियंट है। ओके, और यहाँ पे जो विषम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि पहले और तीसरे। ठीक है, पहले तीसरे चरण में कितने? 11 11। सम का मतलब है दूसरे और चौथे, इस पे 13 13 होते हैं। ठीक, ध्यान रखना। और 11 13 पर यति या विराम होता है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं। वनता जहाँ, वहाँ मरुभूमि बनी है, जहाँ सघन थे वृक्ष वहाँ दावाग्नि घनी है, जहाँ मधुर मालती सुरभ रहती थी फैली, फूट रही है आज वहाँ पर फूट बिसेली। या तो ये कर लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर, नदिया प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल है, वंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। इसमें 24 मात्रा होंगी, आप देखेंगे तो इजली कर लेंगे, मैंने मात्रा आपको बता दी कैसे लगाते हैं। अब देख लेते हैं अलंकार। रस कंप्लीट हो गए, छंद आपको बताई दिए, सोठा रोला चौपाई दोहा कुंडलिया हरगीत का। ओके, इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब देख लेते हैं अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा था, बहुत ही इजी भी है, बहुत सिंपल है। जब समान वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, मतलब एक ही वर्ड बार बार समान वाला रिपीट हो रहा हो, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, और ये अलंकार 10th क्लास में नहीं है, बाकी 11th में भी है, 12th में भी है, 9th में भी है। ठीक है, 10th में नहीं है। 10th में कौन कौन से मैं आपको बता दूंगी। एक तो उपमा है, एक उत्प्रेक्षा है, एक रूपक है, 3 है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम। क्यों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है? क्योंकि यहाँ पे रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखो रा 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 रा, है ना।
और ये भी बहुत फेमस है, तरिन तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। यहाँ पे ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। या फिर आप कह सकते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल, वहाँ पे चा वर्ड बार बार आ रहा है। तो वो भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इसलिए आपको जो याद हो जाए। ये रघुपत वाला बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यमक अलंकार। एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल लिए। जब एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, ठीक है, एक से अधिक बार हो, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, एक से अधिक बार यूज हो जाए फिर उसका अर्थ हर बार अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। अब यहाँ पे देखो 3 बेर 2 बार आया है, एक शब्द में पूरा 2 बार आया और हर बार इसका अर्थ अलग है। क्यों? देखो 3 बेर यहाँ पे टाइम हो गया, सुबह दोपहर शाम, 3 बेर खाती थी। और यहाँ 3 बेर वो फल है, ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स अलग हुआ ना। यहाँ पे सुबह दोपहर शाम वाला बेर है, यहाँ पे बेर फल वाला है, तो अलग हो गया, तो ये हो गया यमक अलंकार। एक सेकंड वाला भी बहुत सिंपल है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये सजना है सजना संवरना वाला, ठीक। और दूसरा सजना है हस्बैंड के लिए बोला जाता है, पति के लिए, तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये भी यहाँ पे देखो 2 वर्ड 2 बार यूज हुआ है, सजना सजना, और दोनों जगह मीन्स अलग है, तो हो गया ना यमक अलंकार। ऐसा आपसे एग्जाम्पल में पूछे तो आप इजली पहचान लेंगे, और परिभाषा उदाहरण के साथ पूछी आती तो आपको ऐसे लिख देना है। ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है यमक की तरह, श्लेष अलंकार। इसमें जब किसी शब्द के एक बार प्रयोग होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक बार यूज हो और अर्थ उसके एक से अधिक हो, जैसे कि एग्जाम्पल है। और ये दोहा में भी आप लिख सकते हैं, दोहा में भी आप इसको लिख सकते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। बहुत ही फेमस है। पानी के यहाँ पे अर्थ अलग अलग है ना, एक पानी पीने वाला है, एक पानी यहाँ पे इज्जत वाला बोला गया, ठीक है, कि इज्जत अगर चली जाए दोबारा वापस नहीं आती है, तो वही यहाँ पे बोला गया है। जो मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया था ना, इसकी जगह आप रहमन वाला भी लिख सकते हैं, वो श्लेष अलंकार भी और दोहा में भी है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल आपका दोनों जगह काम करेगा, आप दोहे में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी। और ये तीनों ही अलंकार 9th 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुप्रास श्लेष यमक, ठीक है, तीनों आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब ये देखो रूपक अलंकार, ये 9th क्लास में नहीं है, बाकी 10th 12th 11th तीनों में है, ठीक है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ये ट्रिक है पहचानने की, ये वाला इस तरह से आपको योजक चिन्ह मिलेगा तो आप जान लेना कि रूपक अलंकार है। एमसीक्यू में अगर पूछेगा तो ये बहुत फेमस है, चरण कमल बंदो हरे राई, ठीक है, सूदास जी ने बोला था। अभी देखो बीच में चिन्ह आ रहा है ना, तो इससे आप पहचान सकते हैं रूपक अलंकार है, बहुत सिंपल है, इसलिए आप कर लेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी तीनों क्लासेस में 9th में नहीं है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पे क्या था, रूपक में भेद रहित आरोप होता है। यहाँ पे क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ट्रिक क्या है, मनु मनहु मानो जनु जाने जानो। 10th क्लास में क्या होगा, डेफिनेशन पूछ लेगा एमसीक्यू में, या फिर इस तरीके से एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो जिसमें ये चिन्ह मिले वो रूपक, जिसमें ये वर्ड आ जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। बाकी 11th 12th में तो परिभाषा लिखनी पड़ेगी, उदाहरण लिखना पड़ेगा। चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, तो मानो आ गया ना, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। और एग्जाम्पल बहुत ईजी है, ईजिली आप कर लेंगे। अब लास्ट है उपमा अलंकार, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। आपको टफ लग रहा होगा, बस बहुत सिंपल लैंग्वेज है। देखो, या तो कैसे करेंगे आप, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य मतलब दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म या गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं, या फिर तुलना की जाती है, ठीक है। ट्रिक क्या है, सा सी से सम ये वर्ड आ जाए तो वो उपमा अलंकार होता है। ये देखो, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम वर्ड आ गया ना, तो हो गया उपमा अलंकार। एक और बहुत फेमस है, पीपर पात सरस मंडोला, तो वो भी उपमा अलंकार है। तो इस तरीके से आपको सारा कर लेना है। मैंने कोशिश की आपको इजी लैंग्वेज के साथ करवाऊँ, जिससे आप एक दो बार देखें तो आपका याद हो जाएगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
और बहुत ही जल्द 1-2 दिन में मैं पक्का आपको प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी 10th-12th को, ठीक है। और स्कूल क्लोज चल रहे हैं, विंटर वैकेशन चल रही है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।